वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मुकर्रर करने के खिलाफ पार्टी के अंदर से रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनके हवाले से सामने यह आया है कि उन्होंने नवाज शरीफ पर 3 साल कबल वाजे कर दिया था कि अगर मरियम को पार्टी में सीनियर ओहदे पर लाया गया तो उनके लिए पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या आज़ाद ख्याल रहनुमाओं के लिए बड़ी सियासी जमातों में जगह कम पड़ चुकी है। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊँगी, आपके ख्याल में क्यों मजबूर हुए शाहिद खाकान अब्बासी इस्तीफा देने पर? देखिए, खाकान अब्बासी साहब एक बहुत शुस्ता शाइस्ता और मेरा ख्याल है कि ईमानदार शख्स है। अपने मनसब से भी ईमानदारी से निपटे। जब 1 साल में प्राइम मिनिस्टर बने तो बार बार कहते रहे कि ये अमानत है मेरे पास ओहदा और वापस करूँगा मैं नवाज शरीफ साहब को, मियाँ साहब को। मियाँ साहब के बड़े बद्दा हैं, जाहिर है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके लिए बहुत जो काम मिलता है दिल लगाया करते हैं। लेकिन जब वो बात बाज़ औक़ात उसूलों पर आती है और बाज़ औक़ात आदमी हर्ट होता है तो वो कुछ ऐसे इक़दाम करता है कि जो आपको विजिबल नज़र आते हैं। बहुत से इक़दाम ऐसे हैं, पता है, हमें सबको पता है कि जो आपको नज़र नहीं आते पार्टी के अंदर, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक लावा उबल रहा होता है, बात हो रही होती है, डिस्कशन हो रहा होता है और मामला तय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है, शायद खाकान अब्बासी हों या मुफ्ता इस्माइल हों, वो सब लोग जो हैं वो अब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत शाइस्ता है। उन्होंने कहा मैंने ओहदा छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी, और जो पार्टी छोड़ना चाहता है उसके लिए दरवाज़ा खुला है, चला जाए, मैं तो पार्टी के अंदर हूँ। मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि मेरी बेइज्जती हुई है और मुझे बेइज्जती से निकाला गया, सबके सामने कहा गया कि इस्तीफ़ा दो, तो मैं अब इंतखाबी पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। ये बहुत सी चीज़ें और भी बहुत, चौधरी निसार भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपको नाम नज़र आएगा कुछ दिनों के बाद, सेमिनार्स में और लेक्चर्स के अंदर वो नाम नज़र आएंगे आपको। तो मेरा ख्याल ये है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात आज नहीं पहले से थे, ख़ास तौर से उस वक़्त से थे जब PTI के मुकाबले में आपने टिकट तकसीम किए और टिकट उनको तकसीम की जो पार्टी वर्कर नहीं थे, और शायद वहाँ हारने की एक वजह ये भी थी आपकी। तो कारकुन भी नाराज़ हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, वो अगर ओहदेदार नहीं थी तब भी ओहदा उनके पास था। वो प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करती नहीं कि मुफ्ता क्या कर रहा है, उनसे कहा तनख्वाह कम करें, कीमतें कम करें। और जब कीमतें 7 रुपये थी उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था, और जब कीमतें 35 रुपये बढ़ाई गई तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ओहदेदार तो पहले भी थी वो, और उनकी अपनी ताकत क़ुव्वत है, उनका अपना एक करिश्मा है लोगों के अंदर, वो लोगों में जा सकती हैं। शायद खाकान अब्बासी में वो नहीं है। शायद खाकान अब्बासी मैग्नेट नहीं है, एक वो चिपका नहीं सकते लोगों को, एक ढंग के सलीके के आदमी हैं। और लेकिन मेरा अपना ख्याल है पार्टी नहीं छोड़ेंगे, और शायद मियाँ साहब उनको बात कर लें। मुफ्ता इस्माइल वगैरह और चौधरी निसार और मुर्तज़ा नवाज खोकर वगैरह, इनको आप चेक करते रहें ये किधर जा रहे हैं। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आज मरियम नवाज जब भावलपुर में कन्वेंशन से खिताब कर रही थी तो वो ये कह रही थी कि मैं किसी ओहदे की मोहताज नहीं हूँ, आप मेरे शाना बशाना खड़े हैं, आपका होना, आपकी सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है। अगर वो वाकई में मोहताज नहीं है तो फिर पहले की तरह अब्बू, चाचू या हमजा की कैंपेन चलाती, ओहदा क्यों लिया शायद खाकान अब्बासी से? मेरे ख्याल में पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा मसला था। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के पास 3 साल से लाहौर का सदर नहीं था, मुख्तलिफ अजला में कोई तंजीम नहीं थी, और अगर इलेक्शन में जाना है तो बग़ैर तंजीम के तो जाया नहीं जा सकता था। कोई ज़िले सदर बनाने हैं, कोई शहरों के सदर बनाने हैं, कोई तंजीम बनानी है। और शायद खाकान अब्बासी साहब जो NBC ने बात की वो ठीक है। देखें, मुस्लिम लीग नून ने वर्कर्स कन्वेंशन पिछले मरियम नवाज़ के आने से पहले भी किए हैं। 6 वर्कर कन्वेंशन से शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी खिताब किया, लेकिन ना तो वो मीडिया में कोई तवज्जो हासिल कर सके और ना ही वर्कर्स में कोई तवज्जो हासिल कर सके। और वर्कर्स में भी उनके लिए करिश्मा नहीं था और मीडिया में भी करिश्मा नहीं था। वो टॉक शोज़ में तो चले जा सकते हैं,
लेकिन जब बात लाइव कट की और तकरीर की वो प्रेजेंस की आती है जो एक लीडर के लिए होनी चाहिए, तो वो शायद खाकान को नहीं मिल रही थी जो मुस्लिम लीग नून को चाहिए थी। तो एक वैक्यूम तो नजर आ रहा था, क्योंकि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और उनके पास ख्याल अचानक से क्यों नून लीग को आ गया? अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको लगा कि अचानक तो नहीं आया। मरियम नवाज तो बहुत नहीं, पब्लिक जिसको पब्लिक रिस्पांस देगी उसी को लाएंगे। जिसको पब्लिक रिस्पांस नहीं देगी, वो चाहे वजीर आजम का बेटा भी हो, वो कुछ नहीं कर सकता। बहुत से सियासी लीडर्स हैं जिनके बेटे आगे कुछ नहीं कर सके क्योंकि पब्लिक ने रिस्पांस नहीं दिया। रिस्पॉन्ड करेगी ना, जो काम करवाएगा जाहिर है पब्लिक उसको रिस्पॉन्ड करेगी। नहीं, पब्लिक के रिस्पांस करने की बहुत सारी रीजंस हैं। लोग रिस्पांस करते हैं जिसके अंदर वो कोई होप देखते हैं, जिसके अंदर कोई वो लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं, जिसके अंदर वो कोई बात देखते हैं। बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं। एक मिसाल ये भी है कि शहबाज शरीफ पब्लिक रिस्पांस में उतने क्रिज्मेटिक नहीं है जितने मरियम नवाज हैं या नवाज शरीफ हैं, हालांकि वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़्यादा मजबूत हैं। इसी तरह शाहिद खाकान भी पब्लिक रिस्पांस में उतने क्रिज्मेटिक नहीं है जितने मरियम नवाज हैं। और बहुत सारे लीडर्स को आप ले सकते हैं। चौधरी निसार की एक मिसाल है। चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, लेकिन पब्लिक रिस्पांस में उतने क्रिज्मेटिक नहीं साबित हुए बाहर मुस्लिम लीग नून से निकलकर। इसलिए पब्लिक रिस्पांस और चीज है। आपका वो तो फिर जब नून लीग से निकले तो फिर उसके बाद तो खैर नजर भी नहीं आए, वो तो आप खुद भी बेहतर समझते हैं। इसीलिए वो कहते हैं मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। मुस्लिम लीग बड़ी पार्टियों से निकलकर जावेद हाशमी पीटीआई से निकलकर कहाँ है? आप देख लें, जावेद हाशमी पीटीआई के सदर थे, पीटीआई छोड़कर वो कहाँ हैं? ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने बड़ी जमातें छोड़ी। खर है, जितोई है, बहुत नाम है जो पीपल्स पार्टी से गए और कहीं नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यानी आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून को इस वक्त एक क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी की जरूरत थी, इसीलिए मरियम नवाज का उन्होंने इंतखाब किया। शाहिद खाकान अब्बासी पर आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नाजिर, जिस तरह से ये क्रिज्मेटिक पर्सनालिटीज़ की बात हो रही है, दहाइयों बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने सर्व किया है नून लीग को, लेकिन वो क्या महज इसलिए आगे नहीं आएंगे क्योंकि वो क्रिज्मेटिक नहीं है, और मरियम नवाज को इसलिए लगा दिया जाएगा क्योंकि वो क्रिज्मेटिक हैं, या फिर वो नवाज शरीफ की बेटी हैं? देखिए, मरियम नवाज का कैरिज्मा तो बहरहाल अपनी जगह पर है, लेकिन ये कैरिज्मा की वजह से ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने जो दूसरे हीरे हैं उनको गंवाते चले जाएं। अब लगता ये है कि नून लीग जो है वो मुकम्मल, वैसे तो हमेशा से ही वो एक ही ख़ानदान के मुकम्मल तौर पर जकड़ में रही है, और उस जकड़ को ये ज़रा भी ढीला नहीं करना चाहते हैं। इनकी पूरी सियासत ऐसे ही है। गो कि मैं बुनियादी तौर पर इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि एक ख़ानदान के कई लोग अगर सियासत में आते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी अपनी जमात के जो अच्छे अच्छे लोग हैं, पहले इन्होंने जावेद हाशमी को गंवाया। जावेद हाशमी एक हीरा थे और उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी नून लीग के लिए वो सब जानते हैं। मुशर्रफ के दौर में क्या क्या कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन वो नून लीग के साथ रहे, उनको नाराज़ करके इन्होंने निकाला। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल को अब आप देख लें। मिफ्ता इस्माइल मेरे ख्याल में एक हीरा थे, वो अपने तौर पे बहुत अच्छी कोशिश कर रहे थे पार्टी मुल्क को निकालने की माशी बहरान से, लेकिन ये इसहाक डार को ले आए सिर्फ इसलिए कि वो नवाज शरीफ के समधी हैं। अब उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, उन्होंने क्या किया? यानी मईशत का भी सत्यानाश किया। अब एक शाहिद खाकान अब्बासी और दूसरे मिफ्ता इस्माइल जैसे हीरों को छोड़कर आप ये पुराने इसहाक डार जैसे चले हुए कारतूस लेकर आ रहे हैं जो मुल्क का और कबाड़ा कर रहे हैं। क्या फ़ायदा हुआ इसका? अब अगर मरियम नवाज को कोई किरदार अदा करना था वो वैसे भी कर सकती थी। बिल्कुल। इस तरह से इन लोगों के साथ, यानी ये इंटेलेक्ट है, या ये नून लीग में जो दो चार जिनको मैं कहूँगा ना कि इंटेलेक्ट वाले लोग, समझदार लोग हैं, उनमें एक मिफ्ता इस्माइल और एक शाहिद खाकान अब्बासी है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। उन पर बिलावजह के इल्ज़ामात लगाए गए, उनकी बेइज्जती की गई, और अब उनको जिस तरह से साइड लाइन किया जा रहा है, ये इस बात की दलील है कि नून लीग अपनी गलतियों से सीखने पर तैयार नहीं है। नून लीग ये क्यों करती है कि अगर वज़ीर आज़म बने तो वो नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ ही बने? क्या कोई और नहीं था? ये नून लीग ये क्यों करे कि अगर पंजाब का वज़ीर आला बनना है तो वो हमजा शरीफ ही बने? क्या कोई और अहल आदमी नहीं था? यानी इन्होंने तो वो भी नहीं सीखा। मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी में तो फिर भी कुछ सलाहियत है सीखने की, लेकिन ये न सीखने की सलाहियत में पीटीआई के बाद दूसरे नंबर पे मुझे नज़र आ रही है, न सीखने में भी और नाअहली में भी। जो कुछ ये कर रहे हैं, देखिए ये आने के बाद गलती पे गलती किए चले जा रहे हैं। इख्तिदार लेने की गलती, उसके बाद पंजाब में हमजा शरीफ को वज़ीर आला बनाने की गलती, अब इन लोगों को साइड लाइन करने की गलती, और अब
मेरे ये ख्याल में इलेक्शन न कराने की गलती। जी। इस वक्त इनके लिए बेहतर ऑप्शन ये था कि ये किसी ना किसी तरह इलेक्शन करा देते, लेकिन इन्होंने दोबारा से जलसे जुलूस शुरू कर दिया। और मरियम नवाज के जलसे में आप सुने क्या कह रही हैं, आज मैंने उनकी तकरीर सुनी है, वो मुसलसल उनकी तकरीर मियाँ साहब मियाँ साहब मियाँ साहब ने ये कह दिया, मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब, यानी मियाँ साहब के अलावा ना इनके पास कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना कुछ करने का आवाम के लिए ये कह रहे हैं, सिर्फ बस मियाँ साहब के क्या सियासत जिस तरह आपके ख्याल में इस वक्त गलती कर रही है और बहुत बड़ी गलती कर रही है। इसका नुकसान होगा। पार्टी जो है वो सिर्फ मियाँ साहब के गिर्द नहीं घूमनी चाहिए, और भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि पार्टी सिर्फ मियाँ साहब के गिर्द ही नहीं घूमनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे, क्या वजह है कि कोई भी अहम ओहदा हो या फिर कोई अहम जिम्मेदारी हो हमेशा शरीफ खानदान के हिस्से में आती है, नून लीग के जो और रहनुमा हैं वो सिर्फ देखते रह जाते हैं? शाइस्ता, मुझे ये बताइए, जमहूरियत में क्या होता है? जमहूरियत में अवाम की राय, कारकुनों की राय और फिर इलेक्शन पार्टी के अंदर, और वो जिसको सिलेक्ट करें वो आए। आपने अमेरिका में, आपने लंदन में, आपने किसी और मुल्क में ये देखा कि वहाँ पर प्रेसिडेंट, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसकी बेटी, फिर उसका बेटा। आई मीन दिस इज नॉट जमहूरियत। यहाँ पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, यहाँ पर जो है पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप है, जहां पर आप बात नहीं कर सकते। अगर आपने पार्टी के खिलाफ कोई अपने लॉजिक से बात की तो दैट विल टेकन एंड यू विल आउट ऑफ पार्टी। आपके सामने आज मुशाहिद हुसैन ने कल सेनेट में क्या कहा, लंगड़ी लुड़ी जो ये पार्टी है, ही इज पार्ट ऑफ आई थिंक PMLN, तो इट विल जो ही विल बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स। लाइक आप मुस्तफा खोखर की बात कर लें, फिर खाका नवासी को देखें, मुफ्ती जो दोज हु टॉक्स लॉजिक एंड दे हैव इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज अ गुड थिंग, इट शुड बी इनकरेज्ड। कि आपने इतने गट्स हैं कि पार्टी की बेहतरी के लिए आप विद इन पार्टी डिस्कशंस करें, तो क्राई ऑफ योर हार्ट एवरीथिंग यू वांट टू से कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, और वहाँ डिस्कस करना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे मियाँ साहब का जो वर्ड है कुरान पे आया था नाउजुबिल्ला, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है, और यही हो रहा है। ये तकरीबन सब पार्टी में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपको जब तक आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से नहीं निकलेंगे, आप बताएं कि मरियम नवाज की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, सवाए इसके कि वो मियाँ नवाज शरीफ की बेटी हैं, ना वो कोई बहुत बड़ी हाईली क्वालिफाइड हैं, ना कोई उन्होंने और कोई किस्म की। पिछले बाई इलेक्शन में आप देख लें क्या रिजल्ट हुआ है, KPK में उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी देख लें ये गॉन व्हाट इज द रिजल्ट, आज़ाद कश्मीर में भी देख लें, एंड देन यू मेक हर चीफ ऑर्गेनाइजर एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो ये खाकान अब्बासी जैसे, बल्कि आई लॉट रिस्पेक्ट फॉर एहसन इकबाल, ये कुछ लीडर जिनके पास हैं जो ऑनेस्टली सही लीडर हैं और वो काम करते हैं, दे नो एजुकेटेड लोग हैं, ये हमें पसंद नहीं है। तो ये तो पॉलिटिक्स नहीं है जो हम ये कर रहे हैं, इसलिए इसको हमें ख़त्म करना है। और फिर इस मौके के ऊपर जब PMLN डाउन जा रही है, गवर्नेंस कमज़ोर जा रही है, डिलीवर नहीं कर सके हैं, आवाम खुश नहीं है, इस मौके पे अगर पार्टी लीडरशिप में लोग निकलना शुरू होंगे, ये इनके कारकुनों पे इफेक्ट होता है, पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स पे इफेक्ट होता है, और ओवरऑल इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जब जनरल इलेक्शन होंगे। मेरे ख्याल में मुझे समझ नहीं आती है कि वहाँ बैठ के हम इंग्लैंड में बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के ऐसे फैसले करते हैं जैसे हम तो खुदा न खासा ना खुदा बन गए हैं। चलने से, बात करने से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है जी बस यू आर अबव ऑल, नोबडी इज डाउन। ये सियासत नहीं चलती है ऐसे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत सीरियस इफेक्ट होगा PMLN को। दे मस्ट लुक इनटू इट, दे हैव टू रीऑर्गेनाइज पार्टी, लेकिन इस तरह नहीं है कि अब सडनली वन डे किसी को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दें, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दें, बाकी सारे सीनियर जिनकी इतनी कंट्रीब्यूशन है पार्टी के अंदर वो पीछे खड़े हैं और वो एक मोहतरमा आगे बैठी हूँ। इट इज नॉट पॉलिटिक्स। सही। डॉक्टर नाजिर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर देखें, अगर एक ख़ानदान के कई लोग सियासत में आते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, उनका ये हक़ है वो सियासत करें। अमेरिका की मिसाल दी गई, अमेरिका में भी जॉर्ज बुश का बेटा जो है वो जॉर्ज W बुश सदर बन जाता है, और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जिसमें एक ख़ानदान के लोग सियासत में आते रहे। कैनेडी ख़ानदान इतना बड़ा मशहूर हुआ है, तो वो किसी ख़ानदान का सियासत में आना इतनी बुरी बात नहीं है। जो ज़्यादा काबिल एतराज़ बात है वो ये है कि आप अपने अच्छे हीरों को खो रहे हैं। तो नून लीग की गलती ये नहीं है कि वो उसने मरियम नवाज़ क्यों जलसे कर रही है। मरियम नवाज़ एक अच्छी लीडर हो सकती हैं, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो आगे चल के एक बड़ी लीडर के तौर पर सामने आ सकती हैं। उनको उनके इस हक़ से महरूम नहीं किया जाना चाहिए, ना उस पर एतराज़ किया जाना चाहिए। एतराज़ इस बात पर किया जाना चाहिए कि जो आपके अपने सीनियर लोग हैं उनको आप क्यों साइड लाइन कर रहे हैं। अपने ख़ानदान की कीमत पर आप
अपने अच्छे अच्छे लोग जो आपकी पार्टी को की एक बैकबोन फराहम कर सकते हैं, उनको साइडलाइन नहीं करना चाहिए। असल बात यह है। ठीक है। अच्छा एनबीसी, अक्सर हमने देखा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक बेचैनी का इजहार करते रहे हैं, फिर ख्वाजा आसिफ भी, एहसन इकबाल, अयाज सादिक वगैरह वगैरह। आपको लगता है कि शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे के बाद, चौधरी निसार पहले थे, फिर अब शाहिद खाकान अब्बासी, क्या अब इन रहनुमाओं पर किसी किस्म का कोई प्रेशर आएगा? देखिए, चेयरमैन माउदुद्दीन ने कहा था कि हजारों फूलों को खिलने दो। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये पार्टी के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ राय है उसको एक्सप्रेस करने दो। अब उस जमाने की बात जब आज़ादी इज़हार का तस्वुर ही नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन चाइना का बानी ये जुमला कह रहा है कि 1000 रंग के फूलों को खिलने दो, तो खिलने देना भाई, क्यों रोकते हैं? अगर कोई फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर इतराज़ कर रहा है तो सही एतराज़ कर रहा है। आप तो और दावे लेकर आए थे ना, आपके मुख्तलिफ दावे थे कि आप इस तरह गिरफ्तार नहीं करेंगे, इस तरह गिरफ्तार नहीं करेंगे। आपने खुद भुगता है। खुर्शीद शाह 4 से 5 मरतबा कोर्ट गया है 2-3 साल में जमानत के लिए। जमानत नहीं मिली उसको, यहाँ पहली पेशी पे जमानत मिल जाती है तो आसान हो गया तरीक़ाकार। अदालतें एक्टिव हो गई हैं, अदालतें होशियार और नज़र रखे हुए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब गए जेल, नवाज शरीफ साहब जेल, मरियम को खुद गिरफ्तार किया गया जेल के अंदर से। तो ये मिसालें कायम नहीं होनी चाहिए, ये मिसालें दोहरानी नहीं चाहिए, इनको ख़त्म कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, नाज़िर साहब, तो मैं तो अपने जुनूबी एशिया की बात कर लूँ ना, बंदरा नायक ख़ानदान कितनी बड़ा मुंतखब हुआ, मोतीलाल नेहरू का ख़ानदान, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल और उनकी वालदा और उनकी बहन, ये सब आ रही हैं। फिर कैनेडी ख़ानदान, बिल्कुल सही नाम लिया। और फिर ट्रंप के भतीजे भी आ चुके हैं, उसके सॉरी बुश के भतीजे भी आ चुके हैं, वो भी आ चुके। ये बुरी बात नहीं है। अगर अवाम बेनज़ीर भुट्टो को वोट देते हैं तो वो लीडर है, अगर आम को हुकूमत देते हैं तो वो लीडर है। ये अवाम की चॉइस है, अवाम का इंतखाब है। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो और मरियम को क्या टीम बनाती हैं अपनी, उस टीम में खीरे हैं या पत्थर हैं खाली, वो देखने की बात है, वो सोचने की बात है। जब बेनज़ीर भुट्टो को जतोई, पीरजादे और तमाम ये वडेरे दागे मुफारकत दे जाते हैं और कहते हैं बच्ची क्या करेगी, हमारा बड़ा गर्क कर देगी, तो उसने कहा थैंक यू अंकल, खुदा हाफिज़। और फिर उसने अपनी टीम बनाई, उसने टीम बनाई, बिल्ड किया, आपके सामने है सब कुछ। तो अगर मरियम को टीम बनानी है तो मिफ्ता इस्माइल बहुत कीमती आदमी है, खाकान अब्बासी साहब बहुत कीमती आदमी है, चचा निसार साहब, चौधरी निसार साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। और मुझे चौधरी साहब की तो एक बात बहुत अच्छी लगी, एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि मुझे आखिर में पता चल गया कि भुट्टो कितना बड़ा आदमी था। और फिर पूरा शेर पढ़ा उन्होंने, जो जिस शान से कोई मख्तर में गया। और मुझे हैरत हुई कि कितनी तब्दीली आई है उनके अंदर, कितनी तब्दीली आई है। तो ये तब्दीली वक्त के साथ आती है। और पार्टी पोजीशन में, पार्टी पॉलिटिक्स में, पार्टी हायरार्की में तब्दीली आनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। वो लोग जो अच्छे चांद तारे हैं उनको आसमान में टकावा होना चाहिए। सही। ब्रिगेडियर साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी ब्रिगेडियर। देखिए शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो अमेरिका में सिस्टम है वहां पर ग्रिल करके लाते हैं, दोनों पार्टी के कैंडिडेट को अवाम ग्रिल करती है, इंटरव्यूज होते हैं इकोनॉमी के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, दे आर टोटली ग्रिल्ड। और फिर पार्टी नॉमिनेट करती है, चाहे वो किसी का बेटा है या वो आम मजदूर है, या ओबामा की बात कर लें, किसी और की कर लें। अगर कोई डिजर्व करता है बिल्कुल आना चाहिए। अगर मरियम नवाज डिजर्व करती हैं और वो वाकई बात सबसे बेहतर है, शी मस्ट कम। लेकिन देन मैं तो ये कहता हूँ अभी वो जमाना छोड़ दें, लाइव टीवी के ऊपर बिठाएं, पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट्स हैं उनको बिठाएं, पॉलिटिक्स के अंदर बिठाएं और डिस्कस करें हर चीज़ के ऊपर, इकोनॉमी करें, करंट अफेयर करें, डिफेंस करें, जो भी आपने इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, देखें कि इनका नॉलेज क्या है। वो जमाने खत्म हो गया, अब नॉमिनेट कर दें और उसको बना दें, ये अब सियासत नहीं चलेगी पाकिस्तान में, कहीं भी नहीं चलनी चाहिए। इसीलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा कि हम शख्सियात को पसंद करते हैं, उनकी क्वालिटीज को और उनकी कंट्रीब्यूशन मुल्क के अंदर नहीं देखते हैं। तो ये हमें नाउ वी शुड गेट आउट ऑफ दिस थिंग और इस इनर्शिया से हमें निकलना चाहिए।
सही। मुजम्मिल साहब, वैसे तो मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी, लेकिन मैं नोट कर रही हूँ कि आज आप इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं, आज आप खासे चुप हैं। सब खैर तो है ना? मैंने कहा जब आप बारी देंगी तो बात कर लूंगा, अब आप बारी नहीं दे रही थी, मैं खामोश था। हम बारियों आप के कर रहे हैं सवाल, मैंने बात भी करनी है। बारियों की सियासत के खिलाफ मुजम्मिल, आप इख्तलाफ करना चाहता हूँ, लेकिन परवेज़ अशरफ है। नहीं, वो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, चले आपने सवाल करना है या मैं बात कर लूं? अच्छा, मैं वैसे सवाल करना चाह रही थी आपसे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब मरियम नवाज को जो ये ओहदा मिला है, अब इसके बाद हमजा शहबाज की सियासत कहाँ गई, और अगर जब ये हुकूमत जाती है उसके बाद क्या मुमकिन है कि शहबाज ग्रुप की जानिब से भी बेचैनी का इजहार किया जाए इस तकर्री पर? नहीं, मैं नहीं समझता। आप लोग 30 साल से शहबाज और नवाज़ की लड़ाई का जो है वो एक बयानिया बेच रहे हैं कि दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाएगी और दोनों भाई, आज शहबाज नवाज़ को छोड़ देगा, आज नवाज़ शहबाज को निकाल देगा। तो 30 साल से मैं ये सुन रहा हूँ, जब से सहाफ़त कर रहा हूँ, मुझे हर दूसरे हफ्ते ये सुन रहा हूँ कि दोनों भाई, अब नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ को कुछ नहीं बनाएगा, अब शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ को छोड़ देगा, अब मुशर्रफ से बात हो गई है, अब फलां से बात हो गई है। तो उन दोनों ने तो जेलों में भी एक दूसरे को नहीं छोड़ा और इक़्तिदार में भी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। तो लिहाजा मेरे नज़दीक तो ये नहायत ऑब्सोलीट बात है कि वो एक दूसरे को छोड़ेंगे या उनके ख़ानदान में कोई इख्तलाफ की बात है। हमजा शहबाज की वालदा सख्त बीमार हैं, वो अपनी वालदा के पास हैं, उनकी पर्सनल रीज़न्स हैं, और अगर शहबाज शरीफ नहीं जा सकते तो किसी ने तो वालदा के पास रहना है। लेकिन मैं शाहिद खाकान अब्बासी पर ज़रूर बात करना चाहता था। देखें, शाहिद खाकान अब्बासी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म बनाया, और वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के वोटों पर बने नवाज़ शरीफ की नाअहली के बाद। एक मजबूत वज़ीर आज़म बने, एब्सोलूट मेजॉरिटी थी उनके पास, और उन्होंने एक मजबूत हुकूमत चलाई। बिल्कुल एक उनकी कोई मखलूत हुकूमत नहीं थी। लेकिन आप देखें कि उनकी जो हुकूमत थी 2018 में जब ख़त्म हुई तो उनका लीडर जेल में था, वो ख़ुद अपनी सीट से इलेक्शन हार चुके थे, अपनी सीट से वो MNA मुंतखब नहीं हो सके थे, और उनको जाके लाहौर से हमजा शहबाज ने जो सीट छोड़ी वहाँ से MNA मुंतखब कराया गया। एक आदमी जिसको पार्टी ने वज़ीर आज़म बनाया, वो अपनी MNA की सीट जीतने की पोजीशन में नहीं था, और वो पार्टी की, इसलिए उसकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि सारे लीडर उसने जेल में भेज दिए, और उसकी पार्टी उससे सवाल नहीं कर सकती कि भाई आपको वज़ीर आज़म बनाया था, ना आप खुद जीत सकते हैं, ना पार्टी को आपने जेलों में भेज दिया, आप क्या वज़ीर आज़म थे। उसके बाद उनको 2018 के बाद से शहबाज शरीफ 236 दिन जेल में रहे, 150 दिन मरियम नवाज जेल में रहीं, सब जेल में रहे। शाहिद खाकान के पास पार्टी की अमली तौर पे कमान रही, वो कम अरसा जेल में रहे। उन्होंने ज़्यादा कमान की पार्टी की, लेकिन उस कमान में उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, ये भी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, पार्टी की कमान ये नहीं है कि शाम को 2 टॉक शोज में बैठ के आप कोई अच्छी बात कर लेते हैं। पार्टी चलाना और बात है, आपने कारकुनों से मिलना है, MNA से मिलना है, पार्टी के लिए लॉबिंग करनी है, वो सब कहाँ था। तो मैं समझता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी को बतौर लीडर परफॉर्म करने का मुस्लिम लीग नून ने बहुत मौका दिया है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर किसी ने रिप्लेस तो करना था। आप अपनी सीट तक नहीं जीत सके वजीर आजम बनने के बाद, तो फिर आप बाकियों से क्या सवाल कर सकते हैं। और आप किराए की सीट से जाके लाहौर से MNA बने जाकर। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट। ये मुजम्मिल साहब जो इनकी सीट हारने की बात जो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात मान रहे हैं कि जो 18 के इलेक्शन हुए थे वो फेयर एंड फ्री थे, और उसमें नून लीग जितनी भी सीटें हारी वो सही तरह से हारी। तो इनका अपना ही बयानिया गलत हो जाता है, जिसमें ये कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में धांधली करवा के उन लोगों ने उसके बावजूद हराया गया। 85 जीती है ना, वो जो हारे ये तो ये सही हारे, और फिर इसका मतलब ये कि नून लीग जो मजबूती तौर पर पूरा इलेक्शन हारी, फिर वो भी सही हारी होगी। नहीं, जो 85 सीटें वो जीते, उन लोगों ने भी तो अपने हलके निकाले ना बुरे हालात में। शाहिद खाकान अब्बासी उन बुरे हालात में अपना हल्का निकालने की पोजीशन में क्यों नहीं थे? नून लीग तो टफ से टफ हल्के लोगों ने, साद रफीक ने इमरान खान का हल्का जीत के दिखाया ना। तमाम इलेक्शन को रिगिंग कहती है ना, कहती है, लेकिन उस वक्त भी लोग खड़े रहे। एहसन इकबाल ने अपना हल्का जीत के दिखाया कि नहीं दिखाया? वजीर आजम रहे थे, यूसुफ गिलानी को भी हराया गया था, तो शायद बहुत सारे वजीर आजम साबिक हारे हैं। आप सबका पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक ले लेती हूँ नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेती हूँ, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब असेंबली को तहलील हुए 18 और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील हुए 14 दिन हो गए हैं, मगर ताहाल बात इससे आगे नहीं बढ़ सकी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने इलेक्शन कमीशन के 2 खतूत के बाद अपना जवाब भी दिया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि आम इंतखाबात के इनेकाद से कबल अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए। इंतखाब के इनेकाद से कबल कानून नाफिज करने वाले इदारों की राय भी ली जाए। अब सवाल यह है कि क्या दोनों सूबों में बर वक्त इंतखाबात हो सकेंगे? ब्रिगेडियर साहब, पहले हमने देखा हल्का बंदियों का मसला, फिर इन्होंने कहा दहशतगर्दी, फिर इन्होंने कहा मईशत। ये तो इंतखाबात ना कराने वाली बात हो गई। देखें, जनरली हर एक को पता है, इवन हमारे पैनल में जो बैठे हैं, एवरीबडी नोज कि पीडीएम इज अवॉइडिंग जनरल इलेक्शंस, पर्टिकुलरली प्रोविंशियल इलेक्शन इनिशियली एंड देन वो जो है नेशनल असेंबली सैंपल, बिकॉज दे हैव नॉट डिलीवर्ड। और अभी जो ख़ास तौर पे इस वक्त हालात हैं, ये 2-3 महीने में जो रहेंगे, आज से 2 हफ्ते के बाद जो शूटअप होगा प्राइसेस में, इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी, तो उस वक्त तो ये और बुरा हाल होगा। और ये तो इट इज़ गोइंग टू फॉर देम इट इज सुसाइडल एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू डिले द इलेक्शंस। बट बात ये क्या हमारे आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है? ख़ास तौर पे पंजाब में हालात नॉर्मल हैं, नथिंग इज हैपनिंग अराउंड देयर, और गवर्नर ने अभी तक डेट नहीं दी है, जो कि एक आइन की खिलाफ वर्जी है। आई थिंक समबडी बट दे हैव गॉट इन द कोर्ट आल्सो। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप खुद पहले कहते हैं कि असेंबली डिसॉल्व करें, हम इलेक्शन करा देंगे, आप उनको इंस्टिगेट भी करते रहे हैं, और अब इस स्टेज पे आप डेट ही नहीं दे रहे हैं। ये तो कोई वजह ही नहीं है कि यू कैन नॉट जस्टिफाई, नोबडी कैन जस्टिफाई कि इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दी गई है। और फिर उसके बाद लाइकवाइज केपीके में आज एक धमाका हुआ है। गवर्नर ने पहले उसी दिन लेटर लिख दिया, डिड ही फाइंड वेट फॉर द कोई उसकी रिपोर्ट आती, इंक्वायरी रिपोर्ट होती, इंटेंडेंट और हालात ख़राब होने का डर होता, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती, सिक्योरिटी की रिपोर्ट्स होती, देन ही वुड हैव बीन जस्टिफाइड टू राइट टू इलेक्शन कमीशन की पोस्टपोन कर दें। आई मीन ये व्हाट इज हैपनिंग? क्या हम केयर टेकर्स का हम नहीं पता केयर टेकर का रोल क्या? व्हाई केयर टेकर्स आर ब्रॉट इन बिफोर इलेक्शन? ये हमारे आइन में क्यों डाला गया कि अनबाइस्ड, इम्पार्शल, बाकिरदार, बड़े अच्छे मैच्योर लोग, नो जो कंट्रोवर्शियल ना हो, पॉलिटिक्स में ना हो, पॉलिटिक्स में हो तो उनका किरदार बहुत अच्छा हो, ब्यूरोक्रेट्स हों, कोई पीएचडी डॉक्टर्स हों, या इस तरह के लोग हों, बिजनेस कम्युनिटी के हों, डॉक्टर्स हों, तो उनको आप लाएं ताकि वो एक अच्छे तरीके से, न्यूट्रल तरीके से इलेक्शन कराएं। तो यहाँ माहौल जो लग रहा है, ये अगर इस तरह इलेक्शन होंगे, नॉट ओनली कंट्रोवर्शियल, खुदा न खास्ते पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। डॉक्टर नाजिर, आज इनकी हुकूमत, ये जो गवर्नर्स तौजीहात पेश कर रहे हैं, कल को मुमकिन है कि कोई दूसरी हुकूमत आए तो वो भी यही तौजीहात पेश करे और इनके खिलाफ इस्तेमाल करे? ऐसा नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल मुमकिन है, इसीलिए इलेक्शन होने लाजमी हैं, जल्दी होने चाहिए। बल्कि मैं तो इस बात के अब हक़ में हूँ कि कौमी असम्बली के इलेक्शन भी जितनी जल्दी हो जाएँ उतना बेहतर है, क्योंकि ये पीटीएम अगर भाग रही है, और ये बात हकीकत है कि मुझे लग रहा है कि ये डरे हुए हैं इलेक्शन से। अगर ये अभी इलेक्शन करा देंगे तो शायद फिर भी ये कुछ नशिस्तें हासिल कर लें, इतनी ख़राब सूरत हाल ना हो। मैं सिंध की मिसाल देता हूँ, लेकिन कराची में वो बल्दियाती इंतखाबात से पीपल्स पार्टी भागती रही, सब जानते हैं, बार बार उसको मुलतवी करती रही, आखिर तक नहीं थी। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन इतनी ख़राब नहीं थी, वो फिर भी बेहतर पोजीशन में आई। तो अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो मुमकिन है कि पीडीएम की सूरत हाल इतनी ख़राब ना हो। लेकिन अगर ये इलेक्शन 6 माह बाद होंगे तो पीडीएम की सूरत हाल और ख़राब होगी, नया बजट आ चुका होगा, ये महंगाई में मज़ीद इजाफा कर चुके होंगे, और ये दूसरे लफ्ज़ों में आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए ये बहाना नहीं करना चाहिए। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान साहब और ये कहते रहे पीटीआई वाले, अभी इस धमाके के बाद इतना बड़ा धमाका हुआ, इतनी हमारी जानें गई, लोग अपनी जान से गए, तो ये पूछा जाना चाहिए पीटीआई की हुकूमत से केपी में कि आप 10 साल से क्या कर रहे हैं वहाँ पर। यानी आप ये कहते हैं कि जी सिक्योरिटी ठीक नहीं थी, पुलिस का इंतज़ाम ठीक नहीं था, एजेंसियाँ काम नहीं कर रही थी। मुकम्मल तौर पर आप इस पर काबिज़ हैं केपी पर, आपने क्या सिक्योरिटी लोगों को फराहम की है, आप कहाँ सो रहे हैं, आपकी पुलिस कहाँ सो रही है? पुलिस तो सूबाई हुकूमत के अंडर में आती है ना। इनसे जवाब लिया जाना चाहिए कि इतने बड़े वाक़यात होते हैं, इतने बड़े धमाके हो रहे हैं, आप वो सिर्फ ये कह रहे हैं जी इलेक्शन करा दो। इलेक्शन तो होने चाहिए, उसको डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन इनकी जवाबदेही होनी चाहिए जो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने वो केपी के सूबे को वहाँ तक पहुँचा दिया है। दूसरी बात, यही वो लोग थे जो तालिबान की हिमायत करते रहे हैं, बार बार इन्होंने हिमायत की। अभी भी जो खान साहब का बयान आया है, खान साहब ने तालिबान की मजम्मत नहीं की है,
तालिबान इन्होंने ये कहा कि जी वो मुझे अफसोस हुआ है, ये मैं हमले की मजम्मत करता हूं, लेकिन जो करने वाले हैं बड़ी चालाकी से ये हमले की मजम्मत करते हैं, लेकिन जो करने वाले हैं उनकी मजम्मत नहीं करते। कभी इन्होंने 20 साल में इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां पाकिस्तान में तालिबान ने की हैं, लेकिन एक लफ्ज इनको तालिबान खान ऐसे तो नहीं कहा जाता, वो इसीलिए कहा जाता है कि ये पैसिफिस्ट हैं, ये उनको खुश रखना चाहते हैं। इन्हीं की दोगली पॉलिसियों की वजह से जो इन्होंने जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर चलाई थी उसका नुकसान हुआ। अब पूछना चाहिए कि वो जो जाके वहां पर काबुल में कॉफी पी रहे थे और कह रहे थे डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, हमें सब ख्वाब दिखा रहे थे कि जी तालिबान की हुकूमत आएगी तो अच्छा हो जाएगा, वो जवाब देना ये क्या किया है हमारे साथ, क्यों किया है? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी गवर्नर पंजाब ने जो खत लिखा है उसमें मौशी सूरत हाल का भी जिक्र किया है। वैसे तो हमने आईएमएफ को मौजूदा सूरत हाल में अहम स्टेक होल्डर बनाया हुआ है, लगता नहीं है कि ये ना हो कि कहीं इंतखाबात के लिए आईएमएफ से भी पूछ लिया जाए कि हाँ जी करवाएं इंतखाबात या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है ये ऐसा नहीं होगा, उसका एजेंडा नहीं है ये, उसका एजेंडा कहीं पर भी इंतखाबात नहीं है, बल्कि उसका एजेंडा डेमोक्रेसी भी नहीं है आईएमएफ का। उसका तो ये एजेंडा है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप मेरा कर्ज वापस कर सकें, तो मुझसे कर्ज ले लें आप, अगर नहीं है तो आप कहाँ से लेकर आएंगे पैसे मुझे कर्ज वापस करने के लिए। अब जो सूरत हाल है गवर्नर साहिबान के खत की, वो अपनी खाना पूरी करते रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है उनके दोनों खतूत जो हैं वो अदालतों में स्टैंड नहीं कर पाएंगे। अदालतें उनको बुला तो नहीं सकती, उनको नोटिस कर सकती हैं पीएस के ज़रिए, सेक्रेटरी के ज़रिए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने एक रिमार्क्स दिए हैं 2-3 दिन पहले कि इंतखाबात तो 90 डेज में होंगे भाई, और वो कौन कराएगा, उसकी तारीख कौन देगा, वो हम बता देंगे आपको, वो तय करना है वो हम तय कर देंगे। तो दोनों इसलिए बना कर रहे हैं कि हमने असम्बली नहीं तोड़ी, वो सोमनाथ का मंदिर हमने नहीं तोड़ा, तो अब जिम्मेदार कौन है इसका, उसका तयन इलेक्शन कमीशन करेगा और उसके लिए कोर्ट कहेगी। जहाँ तक ताल्लुक डॉक्टर साहब ने कहा, बाकी मुझे बड़ी मायूसी हुई ये देखकर, आईजी का इंटरव्यू देखा मैंने, उसने कहा हमारे पास तो कैमरे भी नहीं है, हमारे पास तो सीसीटीवी सिस्टम भी अच्छा वाला नहीं है, हमारे पास तो गने भी ठीक नहीं है, तो भाई आप नेटवर्क नहीं है हमारे पास इंटेलिजेंस का। सीटीडी का थाना जो था बन्नू का, उस पर कब्जा कर लेते हैं तालिबान और हम फिर पहुँचवाना पड़ता है। तो अब अगर इस सूरत हाल में मुझे अफसोस हुआ कि 9 साल 10 साल तक 44 अरब रुपए सालाना बकौल प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ आपको अमन व अमान को बेहतर रखने के लिए, इक्विपमेंट बेहतर करने के लिए, रीइंफोर्समेंट करने के लिए सिर्फ आपको दिए गए थे केपीके को, वो कहाँ गए उसका हिसाब वाकई चाहिए होगा, तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो कोई भी हो, कोई आए या ना आए, कोई आए या ना आए, कोई इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करे या ना करे, आपको इंतखाबात वक्त पे करार देने चाहिए, यही वक्त का तकाज़ा है। ठीक है मुजम्मिल सरवरदी साहब, वैसे गवर्नर खत लिख रहे हैं कि मईशत के मसाइल हैं, अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है, दूसरी जानिब मरियम सारी काबीना को लेकर कन्वेंशंस कर रही हैं, अभी जलसों का एक प्लान है पूरे महीने का, तो तब अमन भी है तब पैसा भी है। नहीं तो मरियम नवाज ने इलेक्शन कराने हैं। मैं तो अमनो अमान की सूरत हाल की बात कर रही हूँ ना, कि जब अमनो अमान की सूरत हाल का मसला है तो फिर जलसे करने के लिए भी ना निकलें। अगर अमनो अमान का मसला है, पैसों का मसला है, तो फिर जलसों के लिए भी ना निकलें, वो जलसों वाले पैसे बचा के रखें अवाम के लिए। सरकारी पैसे तो नहीं लग रहे ना, वो तो वैसे तो इमरान खान साहब ने 60 जलसे किए हैं, तो फिर इमरान खान साहब से भी ये सवाल हो सकता था नहीं, वो उनके आपने 60 जलसे किए हैं तो उससे क्या हुआ, उनके पहले जलसे पे आपको इतराज हो गया, उनके 60 जलसों को आप बड़ा क्रेडिट दे रहे थे। मैं क्रेडिट नहीं दे रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि पहला किया है, उनके 60 उन्होंने 60 किए हैं, उन पर पैसे नहीं लगे, वो 60 जलसे मुफ्त हो गए थे, वो लंगर खानों के पैसों से हो गए थे वो 60 जलसे। मैं तो मुकाबला कर ही नहीं रही, मैंने कहा शायद वो 60 जलसे लंगर खानों के पैसों से हुए हैं और ये एक जलसा जो है वो सरकारी खजाने से हो गया है। मौशी मसाइल हैं, इंतखाबात जो है वो ना करवाए जाएं, लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ ना कि फिर अगर अमन अमान का मसला है तो फिर तो जलसे भी नहीं होने चाहिए ऐसे वक्त में। इंतखाबात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने सरकारी ख़जाने से करानी है। सियासी जमातें जो अपनी सियासी सरगर्मियां करती हैं वो सरकारी ख़जाने से नहीं करती हैं।
दोनों चीज़ों को अलग अलग रखें। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि फ़लाँ अपने घर में खाना खा रहा है, पाकिस्तान के पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। यहाँ तो लोग अरबपति हैं इस मुल्क में, शायद $3 अरब पाकिस्तान के ख़जाने में है, या लोगों के पास ज़ाती $3 अरब से ज़्यादा होगा पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को तो नहीं दे देंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं और जो सियासी मसाइल हैं उनको ज़रा अलग रख के गुफ्तगू की जाए। जो इंतखाबात की बात है वो 90 दिन में होने चाहिए। को सामने रखकर पूछ रही थी आपसे मुजम्मिल साहब, मैंने दूसरा अमन अमान की सूरत हाल तो केपी में सबके सामने है ना। अब जब तक पंजाब में वैसा धमाका नहीं होगा तब तक आप यकीन तो नहीं करेंगे कि अमन अमान का कोई मसला है। वो यकीन दिलाने के लिए वैसा एक धमाका तो कराना पड़ेगा। आपको ये तो नहीं नजर आएगा कि मियां वाली के एक थाने में, हमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। खुदा न करे कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे में ऐसी सूरत हाल पैदा हो। बात सुन लेना, आपको ये तो नहीं पता होगा कि मियां वाली के एक थाने में आज खुदकुश हमले की कोशिश हुई है जो नाकाम बनाई गई है। आपको पता है कि मियां वाली के थाने में खुदकुश हमले की कोशिश हुई है जो नाकाम बनाई गई है, और अगर वो हो जाती तो वो पेशावर जैसा ही सानिया होता, वहाँ भी 100 के लोग मौजूद थे थाने के अंदर, वैसा ही एक अटेम्प्ट हो जानी थी मियां वाली में। और अगर उससे हम बच गए हैं तो आपके नज़दीक अमन अमान की सूरत हाल बहुत अच्छी है क्योंकि वाक़या नहीं हुआ। अगर वाक़या हो जाता तो यकीनन आप आज कहती हैं कि सूरत हाल ख़राब है। अगर कहीं वाक़या होने से बच गया है और अमन कायम है तो आप उसको ताना तो ना बना लेंगे कि बड़ा ताना है, अमन कायम है। अमन कायम करने के लिए भी कुर्बानी दी जा रही है। आज पंजाब में इतना बड़ा वाक़या होते होते बचा है मियां वाली में, बात को कहीं और लेकर चले गए। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी और ब्रिगेडियर साहब दोनों कमेंट करना चाह रहे हैं, क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक भी लेनी है। एनबीसी देखिए साहब, इंतखाबात मैंने अर्ज किया होने चाहिए। मुजम्मिल की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अमन व अमान भी एक मसला है, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे अहम मसला ये है कि क्या इंतखाबी मुहिम सब आज़ादाना तौर पर चला सकेंगे। मुझे 2018 याद आ रहा है कि जब पीपल्स पार्टी और कुछ और जमातें इंतखाबी मुहिम चलाने के काबिल नहीं थी, इसलिए कि उनको जान का खतरा था, उन पर अटैक हो रहे थे, उन पर बम धमाके हमारे सामने बिल्कुल एएनपी के लोग शहीद हुए। तो ऐसा माहौल ना पैदा करने दें 2018 के इंतखाबात की तरह का, जिसमें लोग बमुश्किल वोट पड़े। जी गवाह हूँ, एएनपी के लोग गवाएं, पेशावर के लोग गवाएं कि धमाके हो रहे थे और लोगों ने जाके वोट डाले। चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, वोट डाले तो ये माहौल ना करें। नहीं मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक मिनट, आप लोगों की बड़ी तादाद को डिफ्रेंचाइज कर देंगे, और अगर जब डिफ्रेंचाइज करेंगे आप तो वो इंतखाबात नहीं होंगे। ठीक है, 2018 का नतीजा आपके सामने, वो इंतखाबात नहीं होंगे। अमन कायम रखें, अमन के लिए अभी से कोशिश करें। बिल्कुल अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब ठीक है एनबीसी, कोशिश करें और हालात को ठीक रखें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, क्विकली वन लाइनर कमेंट कर दीजिएगा मुझे। देखिए मेरा वन लाइनर कमेंट ये है कि फ्री फेयर और सिक्योर इलेक्शन कराना हुकूमत वक्त, चाहे वो फेडरल हो या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मामला कुछ यूं है कि साबिक वजीर आला परवेज इलाही मुश्किलात की जद में है। एक के बाद दूसरी मुश्किल उनके घर की राह देख रही है। सवाल यह है कि क्या साबिक वजीर आला को इमरान खान का साथ देने की सजा दी जा रही है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, ये जो परवेज इलाही साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, क्या ये इत्तफाक है या फिर इमरान खान का साथ देने की सजा? नहीं, इत्तफाक नहीं है। मेरे ख्याल में कानून अपना रास्ता ले रहा है। वो जो कोटला में फायरिंग का वाक़या हुआ है उस पर ये रेड हुआ है, और उसकी तो ऑडियो खुद वजाहत साहब की आ गई कि वहाँ हज़ारों सैकड़ों गोलियाँ चली थीं, और उनके बेटे की ऑडियो है कि हमने वहाँ बहुत फायरिंग की और ये किया और हम वहाँ से निकल आए। वो तो एक किस्म का कन्फेशनल स्टेटमेंट भी उनका वहाँ मौजूद है, उस हवाले से सामने आ चुका है। चौधरी वजाहत साहब को बेल करा लेनी चाहिए थी ताकि पुलिस को रेड करनी ना पड़ती। अगर आप बेल नहीं कराएंगे तो फिर तो पुलिस आपको पकड़ने आएगी, अगर आप बेल करा लेंगे तो फिर पुलिस नहीं आएगी। आप अपना बेल ऑर्डर दे दें जाके पुलिस को। ऐसा तो नहीं हो सकता कि FIR हो और आप बेल भी ना कराएं और आप उसके बाद आपको पकड़ा भी ना जाए। लेकिन मैं पिछले सवाल का एक कमेंट ज़रूर करना चाहता हूँ, आपने जो अमन अमान के हवाले से किया था
देखिए जो टीटीपी ने हिट लिस्ट दी है उसमें पीएमएलएन, पीपीपी, बाकी सारी जमातें हैं और सिर्फ पीटीआई उनकी हिट लिस्ट पे नहीं है। पीटीआई को उन्होंने सेफ जोन में रखा है, इसलिए पीटीआई का तो ख्याल है कि वो खुलेआम इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं क्योंकि वो हिट लिस्ट पे नहीं है और बाकी सब हिट लिस्ट पर हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी ना कि बाकियों के लिए मसाइल हैं और उनके लिए दहशतगर्दों ने भी एक फ्री इलाका छोड़ा है कि आप हमारी हिट लिस्ट पे नहीं है, आप हमारे सहूलतकार हैं। ठीक है डॉक्टर नाज़िर, आपके ख्याल में साबिक वज़ीर आला के साथ ये जो भी इक़दाम हो रहे हैं, ऐसे इक़दाम से वो दबाव में आ सकते हैं? दबाव तो जाहिर है और मेरे ख्याल में ये किसी हद तक जायज़ भी है, ये होना भी चाहिए क्योंकि ये लोग कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। पिछले 40 साल की पूरी तारीख हमारे सामने है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर से जब उन्होंने इनका हाथ पकड़ा था, इनका क्या बल्कि दो ख़ानदान, एक शरीफ ख़ानदान और एक चौधरी ख़ानदान, यही दो ख़ानदान थे जिनकी जो है ना, जिसको कहते हैं कि पाँचों घी में और सर कढ़ाई में रहा। उसके बाद ये हुआ कि शरीफ ख़ानदान तो ज़रा सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो के साइडलाइन हो गया, लेकिन इनके ताल्लुकात हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे रहे और उसका फ़ायदा इनको ये हुआ कि इन्होंने बहुत माल भी बनाया और आज अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों में ये शुमार होते हैं। तो ये सारा करप्शन या जो कुछ भी जिस तरह भी इन्होंने बनाया है तो उसकी कुछ तहकीकात तो होनी चाहिए ना। ये सिर्फ इसलिए कि जी इमरान खान जो है वो दूसरे ख़ानदानों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आज भी इमरान खान जो परवेज़ इलाही के लीडर हैं वो आज भी शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को चोर कहते हैं, लेकिन सिर्फ उनको जो इनके साथ हैं उनको ये चोर नहीं कहते। तो इसकी भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना कि इस ख़ानदान ने क्या कुछ किया है, वो भी तो लोगों के सामने आए ना। तो मेरे ख्याल में ये कार्रवाई ठीक है। हाँ, किसी को गैर ज़रूरी तौर पर टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सबूत हो और पता लगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? देखें शाइस्ता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट है विच हैज टू वेरी न्यूट्रल, और इस वक्त न्यूट्रल जो हैं ये केयर टेकर्स, इनकी ये काम नहीं है। लेट एनी गवर्नमेंट कम एंड लेट दिस सॉर्ट देम आउट। आपका काम है इनके रूटीन का काम चलाएं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, आवाम को सिक्योरिटी पहुंचाएं और उसके बाद फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं विद द सपोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दैट इज व्हाट इज। जब आप इस तरह के एक्शन करेंगे तो अपनी पार्शियलिटी शो करते हैं कि लोगों की पहले ही बहुत एप्रीहेंशन है। सो यू हैव टू इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी ताकि फिर क्रेडिबल इलेक्शन हो और लोग उसके बाद कोई इतराज ना कर सकें। ठीक। एनबीसी, आपके ख्याल में चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ जो हो रहा है क्या वो ठीक हो रहा है? वो इन्होंने कहा कि वो चोर कहते हैं परवेज इलाही को, खान साहब को डाकू कहते थे, याद होगा आपको। तो भारत कोटला वाला वाक़या बहुत सीरियस है और साथ साथ एक वीडियो कैसेट आया था वो बहुत सीरियस है और दोनों बहुत हीनियस क्राइम है। अगर आप देखें उसको तो आज शायद कोर्ट गए थे लोग, बेल के लिए क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। वो अब बेचारे शेख रशीद साहब भागे भागे फिर रहे हैं बेल के लिए, उनका मुझे पता नहीं क्या हुआ, अल्टीमेट क्या हुआ, क्योंकि वो डर गए हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो वाकया है, कता कलामी की माफी चाहूंगी एनबीसी, इस दौरान अभी ये खबर आई है कि फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा भी कर दिया गया। जी, मुबारक को, बहुत बहुत अच्छा हो गया काम ये, और बहुत जल्दी रिहा हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर न लगे उनको। उन लोग तो 2-2 साल तक अंदर पड़े रहे, सड़ते रहे, और ये उनके हक में बयान देते रहे कि बहुत अच्छा हुआ और बार हो इसको। तो बहरहाल तो फवाद चौधरी साहब को सीखना चाहिए मुर्तज़ा खोखर से, शाहिद खान अब्बासी से और दूसरे पीपल्स पार्टी के लोगों से, कायरा साहब से। कायरा ने बहुत मजम्मत की थी गिरफ्तारी की, उनसे सीखना चाहिए। और मेरा ख्याल है अब इत्तेदाल आना चाहिए पॉलिटिक्स में, जो नहीं आएगा। और फिर मैं वापस आता हूँ परवेज़ इलाही पर कि उनको जवाब देना पड़ेगा कि कोटला में क्या हुआ। मोहम्मद खान भट्टी पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं करोड़ों रुपए के रिश्वत सतानी के, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। शायद उनको बुलाया जाएगा इस मामले में, जाए ना जाए अदालतों से बेल ले लेंगे, अलग बात है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ये तो थी हमारे एनालिस्ट की राय। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।